वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों को। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो हमारा थर्ड यूनिट होगा इनऑर्गेनिक का। इसके बाद इसका भी लास्ट यूनिट बचा है, तो उसको भी एज सुन एज पॉसिबल अपलोड कर दिया जाएगा। थोड़ी बहुत अभी तो एक आध दो दिन की छुट्टियां हैं, तो जब भी थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाने की कोशिश रहेगी कि हो सकता है एक आध दिन में ट्राई करेंगे 2 लेक्चर अपलोड हो जाए इफ पॉसिबल। बाकी देखते हैं क्या हो पाएगा या नहीं, बट वो है कि कोशिश करते रहेंगे। हो सकता है आज ये वीडियो अभी आ रही होगी शाम के टाइम, देन आपके पास जो है वो नेक्स्ट सुबह ही अपलोड कर दूं। तो वो ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा किस स्पीड पर मुझे चलना है, कैसे कैसे मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो वैसे कोशिश रहेगी। बाकी कोशिश यही है कि इसको जल्द से जल्द निपटा के मैं दोपहर तक ही बस अपलोड कर दूं कैसे ना कैसे करके। देन रात तक एक और जो है इसको इनऑर्गेनिक को आज ही कंप्लीट करके साइड में रख दें, फिर आगे हम बढ़ सकते हैं। तो आप जाके एस ब्लॉक देखिए। देन आपने अगर मेटलर्जी वाला भी पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी देखिए। एस ब्लॉक के 2 पार्ट आए हैं, मेटलर्जी का एक ही पार्ट है, केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक का भी एक पार्ट आएगा। देन फाइनली इसके नेक्स्ट वाले का भी एक पार्ट आएगा, जो थोड़ा सा शायद आई थिंक लंबा होगा, इसके कंपैरेटिव तो लंबा होगा, वो इंपॉर्टेंट बहुत है। तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। पढ़ाई लिखाई तो आप कर ही रहे हैं, अपने दोस्तों को भी पढ़ने का मौका दीजिए। और यार ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखिए। और फीडबैक भी यार देते रहा करिए, ऐसे वीडियो देख के मत चलते बने। कुछ भी हो थोड़ा बहुत फीडबैक जरूर दीजिए। पीवाईक्यूज के लिए परेशान मत होइए, काम उस पर शुरू करूंगा, ये जब पूरा होगा तभी करूंगा ना। मतलब एक चीज एक इंसान दो चीजें एक साथ एक ही टाइम पर नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। तो या तो एक से ज्यादा इंसान हो, नहीं है तो मतलब मैं एक ही इंसान हूँ। मैं अपने आप को क्लोन तो कर नहीं सकता, मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से या डीएनए को जो है कॉपी करके जो एक और इंसान बना लूं, ऐसा तो मैं फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से टाइम लगेगा यार, बट पहले आप वन शॉट देख लीजिए। आपके एग्जाम्स प्रोबेबली जितना मुझे याद है जून में है, तो आपको उससे पहले तक सारे पीवाईक्यूज पूरी तरह से अपलोडेड रहेंगे, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। बाकी यार नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स हमारे भी हैं, आपके थोड़ी बाद में होते हैं, हमारे थोड़ी पहले होते हैं। तो हमारे एग्जाम्स हैं, देन हमें भी जो है प्रैक्टिकल्स की देखनी होगी, तो उसमें भी हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम का हो जाए। बट यस, कोशिश पूरी रहेगी। जब फर्स्ट सेम में कर दिया तो अब भी कर ही देंगे। तो मिलेंगे आपसे फिर इसी लेक्चर में, मिलते हैं, अभी तो मिलना ही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर विद मोर इंपॉर्टेंट चीज है एलोट्रोपी ऑफ सल्फर और एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। दो तरीके के सल्फर पाए जाते हैं। अगर बात करूं मैं सबसे पहले बिफोर एलोट्रोपी, तो फॉर्म्स की बात करूं ना, जो सल्फर है वो आपको S2 फॉर्म में, S6 फॉर्म में, S8 फॉर्म में दिखाई दिया जाता है। ये होता है एट हाई टेम्परेचर, और दिस इज अ पैरामैग्नेटिक। ये क्या है? पैरामैग्नेटिक स्पीशी होती है। इसके दो अनपेयर्ड होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में, जैसे वो होता है ना हमारा ऑक्सीजन, उसी की तरह होता है। ये समवॉट होता है चेयर शेप का। थोड़ी सी बातें इनके बारे में पता होनी चाहिए। S8 जो होता है ये हमारे पास होता है क्राउन शेप का। इसका आई थिंक स्ट्रक्चर हमारे पास फिगर होगी तो उसमें देखेंगे, जो अपनी जेडीली से लाई गई। ठीक है। अब बात करते हैं जो मेन हमारे पास, तो इस S8 क्राउन शेप में ही हमें एलोट्रोपी पढ़नी है। जो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो S8 पाया जाता है इन नेचर। तो S8 में अब हमें पढ़नी है क्या? इसकी एलोट्रोपी। तो दो तरीके के हमें सल्फर देखने को मिलते हैं। एक होता है अल्फा सल्फर, एक होता है बीटा सल्फर। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सिर्फ और सिर्फ क्राउन या फिर S8 वाले की। अल्फा सल्फर जो होता है इसको हम ऑर्थोरोम्बिक सल्फर भी बोलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक। और इस वाले को बोलते हैं मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। ठीक है। ये जो है बेसिकली हमारे पास येलो क्रिस्टल्स होते हैं, और ये हमारे पास होते हैं कलरलेस, और ये क्रिस्टल्स ही होते हैं। ठीक है। अब इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज में अगर डिफरेंस देखें तो हमें पता है अरेंजमेंट इन 3D हमने देख लिया, इनका कलर देख लिया। बात करूं मैं अगर इनकी डेंसिटी की, तो डेंसिटी को मैं सिर्फ और सिर्फ रो से लिख रहा हूँ। किसकी हाई किसकी लो, बस हमें ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसकी हाई होती है, इसकी लो होती है। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हमारे पास दोनों का सेम ही होता है, बिकॉज दोनों ही क्राउन शेप्ड हमारे पास होते हैं। ये कहाँ से बनाया जाता है? ये बनाया जाता है रोल सल्फर से, और ये अल्फा सल्फर से ही बनाया जाता है। तो अब इसकी थोड़ी सी अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, तो क्या होता है जो रोल सल्फर है उसकी रिएक्शन हम कराते हैं CS2 के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ इवेपोरेशन कराते हैं। जैसे ही इवेपोरेशन कराएंगे तब आपको देखने को मिलेंगे क्या? आपके येलो क्रिस्टल्स। यहां पर देखने को मिलेंगे येलो क्रिस्टल्स ऑफ अल्फा सल्फर। सेकेंड हम बात करें अब अपने अल्फा सल्फर की। तो जो हमारा अल्फा सल्फर है उसको हम पहले मेल्ट करेंगे, फिर उस मेल्टिंग के बाद उसको कूल करेंगे। फिर आप देखेंगे एक क्रस्ट टाइप फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सॉर्ट ऑफ क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर उसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको होल्स बनाने हैं, मेक होल्स इन क्रस्ट। क्या ये इंपॉर्टेंट है सर? नॉट एज सच, मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस कराने को करा रहा हूँ। एंड रिमूव कर दीजिए एक्स्ट्रा लिक्विड।
एक्स्ट्रा लिक्विड। एंड फाइनली आपको मिल जाएंगे आपका बीटा सल्फर, कलरलेस बीटा सल्फर के क्रिस्टल आपको नजर आएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो थोड़ी वो ये है कि जो अल्फा सल्फर है और जो बीटा सल्फर है, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। अल्फा सल्फर से अगर मुझे बीटा सल्फर बनाना है तो मुझे टेम्परेचर एक्सीड कर देना है 369 केल्विन से ज्यादा। और वहीं अगर मुझे बीटा सल्फर से अल्फा सल्फर बनाना है तो मेरा टेम्परेचर होना चाहिए 369 केल्विन से कम। तो एट 369 केल्विन ये जो है मेरा इक्विलिब्रियम में होता है। तो जब मैं हीट करूंगा तब भी मैं ये बना सकता हूँ। तो ये था हमारे पास कुछ इनके एलिट्रोप्स के बारे में। अब थोड़ी सी अगर रीडिंग मारे जेडीली की, जिस पर मुझे फाइन लग चुका है, जो मैं बार बार रोता हूँ, अब भी रो रहा हूँ, कि सल्फर की जो है बहुत ज्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म होती है देन एनी एलिमेंट। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, कुछ पॉलीमराइज हो जाती है एंड ऑल। यहाँ पे कॉमन क्या है, एक अल्फा और रोम्बिक या ऑर्थोरोम्बिक जो स्टेबल है रूम टेम्परेचर पर, बीटा है जो स्टेबल होती है कब, अब 95.5 डिग्री सेल्सियस, जो अप्रोक्सीमेटली क्या है 369 केल्विन ही है। दीज टू फॉर्म चेंज रिवर्सिबली, जैसे हमने देखा अभी स्लो हीट और कूल करने पर ये रिवर्सिबली जो है वो चेंज हो सकती है। येलो क्रिस्टल्स होते हैं, थर्ड मॉडिफिकेशन भी देखने को मिलती है जिसका हम इतनी ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, दैट इज मोनोक्लिनिक अल्फा गामा मोनोक्लिनिक सल्फर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकी डेंसिटीज के बारे में लिखा हुआ है, हाई लो पे हमने देख लिया किसकी हाई किसकी लो है। फिर यहाँ पे थोड़ी सी बात हुई है एंगल सल्फर की, जिसको आप एप्सिलॉन सल्फर बोल रहे हैं। क्या है ये, 6 रिंग अरेंज है इन चेयर फॉर्म, जिसको हम S6 की हमने जो बात करी है। नॉट वेरी डिटेल में हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। अदर रिंग्स भी आपको इन सभी की देखने को मिलती हैं। कैसे बनाई जाती हैं ये, बाय रिएक्शन इन ड्राई ईथर बिटवीन हाइड्रोजन पॉलीसल्फाइड्स एंड पॉलीसल्फर डाइक्लोराइड्स। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि इन ये आपका स्ट्रक्चर आ गया, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा स्ट्रक्चर रह सकता है। तो यहाँ पे सारे के सारे ये 8 के 8 सल्फर एटम्स हैं। क्या है यहाँ पर, जितनी भी रिंग्स है एस डिस्टेंस कितना है, इतना दे रखा है। एंड बॉन्ड एंगल अराउंड 102 से 108 डिग्री। ये सारे के सारे सोल्यूबल होते हैं इन CH2 में। कौन कौन से, अल्फा भी बीटा भी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लास्टिक और काई सल्फर इज ऑब्टेन बाय ड्यूरिंग दिस। इसको आप रीड कर सकते हैं, बट ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पर, मैं इसको मार्क कर देता हूँ एज इंपॉर्टेंट। ये पैराग्राफ आपका इंपॉर्टेंट। तो सल्फर को जब आप मेल्ट करेंगे तो एक मोबाइल लिक्विड बनेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाया आपने, कलर उसका डार्क होगा। ठीक है। जब टेम्परेचर पहुंचा 160 डिग्री सेल्सियस पर, आपकी ये जो एसिड वाली रिंग है ये ब्रेक हो जाएगी। क्या हो गई ये, ब्रेक हो गई। किसमें, ऑब्वियसली अब आपको जो है ये सारी रिंग ब्रेक हो गई, यहाँ से होमोलिटिक फिशन हो गया, आप समझ लीजिए ये इधर हो गया ये इधर हो गया। ऐसे ही आपको हर तरफ से डाई रेडिकल्स मिलेंगे, बेसिकली ये इधर और ये इधर। तो आपको एस एस इस तरीके के रेडिकल्स देखने को मिलेंगे, द डाई रेडिकल सो फॉर्म। अब ये क्या करेंगे, पॉलीमराइज कर जाएंगे भाई, बहुत लंबी चेन बना देंगे ऐसे, बहुत ज्यादा सल्फर के साथ ये पॉलीमराइज करके अप टू बहुत एन तक ये एक लंबी चेन बना देंगे। अब क्या होगा, इससे क्या होगा सर, इससे ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा डिस्कॉन्टिन्यूसली। तो विस्कोसिटी जो है हमारी इंक्रीज होती है कब तक, अप टू 200 डिग्री सेल्सियस पर। हाई टेम्परेचर पर क्या हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं जो चेन हो है वो ब्रेक हो जाएगी। कब, जब हम और ज्यादा हाई टेम्परेचर कर देंगे। 160 डिग्री पर क्या हुआ, हमने जो है वो रिंग ब्रेक कर दी। रिंग ब्रेक कर दी मतलब हमारी जो है वो स्ट्रेट चेन बन गई। और विस्कोसिटी आपकी बढ़ती जाएगी कब तक, 160 डिग्री 200 डिग्री सेल्सियस तक। 160 से 200 तक आपकी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि आपकी रिंग टूट गई। अब इससे भी जब हम हाई टेम्परेचर कर देंगे तब क्या होगा, जो बड़ी वाली रिंग्स हैं वो बड़ी वाली जो चेन थी वो टूटने लगेगी। द विस्कोसिटी इंक्रीजेस, सॉरी यहाँ पे एट हाई टेम्परेचर चेन्स जो है बड़ी वाली जो पॉलीमरिक चेन थी ये ब्रेक होगी, छोटी छोटी चेन बनने लगेंगी। मतलब ऐसा नहीं है करोड़ों एटम्स की बने, थोड़ी बहुत, यहाँ आप देख सकते हैं ना मिलियन एटम्स लिखा हुआ है, तो मिलियन की छोटी चेन बनेंगी और रिंग भी फॉर्म होने लगेगी। तो उससे क्या होगा, अगेन आपकी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि आपकी जो रिंग्स बन रही है। फिर क्या देखेंगे, आपके वेपर जो होंगी वो 200 डिग्री सेल्सियस पर, उनमें आपको मोस्टली एसिड की रिंग्स मिलेंगी, बट 1-2% आपको S2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। S2 इज अ गैस, बट जब हाई टेम्परेचर होगा ऑब्वियसली सर आपको S2 गैस ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको बातचीत करनी थी क्या, उसकी, दैट इज विस्कोसिटी से रिलेटेड जो है वो सवाल आने के चांसेस हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या होता है, किस टेम्परेचर पर हुआ है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो S2 मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, ब्लू कलर का होता है, लाइट ऑक्सीजन, एंड आगे जो है वो कोई ऐसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं लिखी थी तो वो कट ऑफ नहीं लिया। तो ये था हमारे पास सल्फर के बारे में थोड़ा बहुत। अब अगर हम बात करें तो बात करते हैं अपने कार्बन की एलोट्रोप्स के बारे में। तो कार्बन क्या होता है सबको पता है, हाँ सर पता है। कार्बन के एलोट्रोप्स का नाम सुना होगा, यस सर बिल्कुल सुना है हमने। डायमंड का नाम सुना है, ग्रेफाइट का नाम सुना है, बिल्कुल सुना है, यस सर। तो आइए इनकी भी थोड़ी सी जिक्र और चर्चा कर ली जाए। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में सबसे पहले देखते हैं अपना किसको, डायमंड को देखें, ग्रेफाइट को, सर किसी को भी दिखा दीजिए, दोनों ही पढ़ना है, ये बात तो सही करो। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं डायमंड। तो डायमंड को अगर हम देखें तो कार्बन जो है वो बेसिकली sp3 होता है, कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन, और ये क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है।
जो डायमंड का स्ट्रक्चर है वो आपको 3D सॉलिड मिलेगा, 3D नेटवर्क ऑफ सॉलिड। हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है हमारे पास एक टाइप की बॉन्ड होती है जिनको हम बोलते हैं डैंगलिंग बॉन्ड। डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है। अब जरा दूसरी अगर हम बात करें थोड़ी सी ग्रेफाइट के बारे में भी कर लेते हैं चर्चा। तो ग्रेफाइट जो होता है उसमें बेसिकली जो कार्बन है हमारे पास वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और ये जो है हमारे पास कंडक्टर होता है। इसका रीजन हम इसके स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे तो थोड़ा सा समझ जाएंगे। और क्या होता है, गुड कंडक्टर हो गया, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये। और 3D सॉलिड नहीं, ये क्या होता है, लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। लेयर्ड, इसकी लेयर्स देखने को मिलेंगे आपको। कैसी लेयर्स देखेंगे उसका स्ट्रक्चर पता लग जाएगा। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, डैंगलिंग बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होती है। यस, डैंगलिंग बॉन्ड इसमें भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फुलरेंज, जिसको बकमिंस्टर फुलरेंज भी कहते हैं। इसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ये क्या होता है। सो यहाँ पर अब हम देखें तो क्या देख सकते हैं कि इसको हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन भी बोल सकते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इसमें नो डैंगलिंग बॉन्ड, कोई भी डैंगलिंग बॉन्ड इसमें प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पर ये जो है इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये है 6C60। इसका पूरा नाम बकमिंस्टर फ्लोरेंस है। ये फुटबॉल लाइक होता है दिखने में। हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 होती है हर एक कार्बन की। कैसे बनाया जाता है अगर इसका थोड़ा सा बताऊं तो ग्रेफाइट को लीजिए, उस पर आप पास करा दीजिए क्या, इलेक्ट्रिक स्पार्क या इलेक्ट्रिक आर्क, जो लिखना चाहें लिख लीजिए, आपको C60 मिल जाएगा। और इनर्ट गैस के एटमॉस्फेयर में आपको ये काम करा। तो ये हमने इसकी थोड़ी सी बातचीत कर ली है तो। और आई थिंक डैंगलिंग बॉन्ड की बात हो गई। ग्रेफाइट जो है वो स्लिपरी होता है, इस बात को लिख लेते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा यूज भी लिख लें। जैसे यहाँ पर जो है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये तो सबको पता है। तो ये यूज होता है एज एन एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग सब्सटेंस। मतलब अगर आपको किसी भी चीज को शार्प करना हो, किसी टूल को शार्प करना हो, तो आप डायमंड का यूज कर सकते हैं फॉर शार्पनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, फॉर शार्पनिंग टूल्स। यहाँ पर क्या है, ये आ गया आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। और ये यूज होता है एज अ ड्राई ल्यूब्रिकेंट। सॉफ्ट एंड स्लिपरी की। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट रखिएगा, इसमें वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं बिटवीन लेयर्स। वंडर वॉल फोर्सेस यहाँ पर प्रेजेंट हो। तो आइए अब अपनी उसी से देख लेते हैं, जेडली से, जिस पर अगेन फाइन लगा। तो डायमंड जो होता है कलरलेस होता है, सबको पता है। इंडस्ट्रियल डायमंड क्या होता है, ऑफन ब्लैक भी देखने को मिलता है। कंटेन अ ट्रेस ऑफ नाइट्रोजन। बट ब्लू डायमंड्स, उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। डायमंड में क्या होता है, कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है, किससे, बाय 4 एटम्स पे, जिन सभी की आपको बॉन्ड लेंथ दे रखी है। ये आप इसका स्ट्रक्चर देख रखे हैं पूरा, आपको जो है वो 3 डायमेंशनल जाइंट मॉलिक्यूल है। यूनिट सेल की वैसे ऐसी बात नहीं है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स हैं हर डायरेक्शन में। मेल्टिंग पॉइंट एबनॉर्मली हाई है एंड द स्ट्रक्चर इज वेरी हार्ड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस कार्बन को पकड़ूं तो आप देख सकते हैं इस कार्बन की 4 बॉन्ड्स आपकी आंखों के सामने है। कैसी, वो भी टेट्राहेड्रल। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? यस सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। बात करें अब ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट की जो है आपको जो है वो ऊपर ए वाला जो है वो आपका ग्रेफाइट का शीट स्ट्रक्चर है। और जो बी वाला है दैट इज आपका स्ट्रक्चर है एक्चुअल अल्फा ग्रेफाइट। तो यहाँ पर ये आपको एक हेक्सागोनल लेयर दिख रही है। इस हेक्सागोनल के लेयर के नीचे एक और ये हेक्सागोनल लेयर है। और यहाँ पर ये आपको जो डॉट 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 दिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट जस्ट वंडर वाल फोर्सेस। तो आप अगर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे पेपर में तो भाई मजा आ जाएगा। मतलब आप कोशिश करिएगा इसका पेपर में स्ट्रक्चर बना दें। तो क्या है, ये 2 डायमेंशनल शीट्स है। ईच शीट में क्या है, नेट ऑफ कार्बन एटम्स है। ईच शीट इज अ हेक्सागोनल, हेक्सागोनल है बेसिकली, नेट ऑफ कार्बन एटम्स है। और इसको हम फ्यूज बेंजीन रिंग्स भी बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये फ्यूज बेंजीन रिंग्स टाइप का है। क्या है यहाँ पे, वीक वंडरवॉल फोर्सेस है। लेयर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटर कन्वर्टिबल वगैरह की हम अगर ऐसे ज्यादा यहाँ पर बात ना करें तो ये यूज होता है एज अ ल्यूब्रिकेंट। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि ग्रेफाइट में सिर्फ और सिर्फ 3 ही आपके क्या देखने को मिलते हैं, कार्बन एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं। क्या है, 3 ऑफ द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच कार्बन आर इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड यूजिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो या तो पाई बॉन्ड बनाएगा,
बेसिकली पाई ही बॉन्ड बना रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, या फिर वो हम कहीं कहीं कहते हैं फ्री भी होता है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, घूमेंगे। तो जिसकी वजह से, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, घूमते रहेंगे, मोबाइल है, तो ग्रेफाइट जो है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वेराज डायमंड नहीं करता, क्योंकि डायमंड में कोई भी फ्री या फिर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसमें चारों बॉन्ड बने हुए। आई होप ये समझ में आएगा। क्या होता है कंडक्शन जो है वो एक शीट में, ऐसा नहीं है कि कंडक्शन जो है हमारी वो, अगर मैं इस शीट की बात करूं तो इसी शीट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसकी वजह से, ऐसा नहीं है कि इस शीट से इस शीट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या इससे दोबारा, ऐसा नहीं होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो हमारे बिटवीन शीट से घूम रहा है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। विद इन द शीट, नॉट बिटवीन, विद इन द शीट्स हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ग्रेफाइट भाई ये इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है। एंड इसकी एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ये हमें दे रखी है। थर्मोडायनेमिकली याद रखिएगा क्या स्टेबल है, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल, इट इज फेवरेबल फॉर डायमंड्स टू टर्न इनटू ग्रेफाइट। थर्मोडायनेमिकली ये इजी है कि जो हमारा डायमंड है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाए। बट हाँ ये नहीं बोल सकते हम कि क्या ये काइनेटिकली पॉसिबल है, यानी काइनेटिकली मतलब स्पीड कितनी होगी। थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है बट काइनेटिकली यहाँ पे हम बात नहीं कर, दे डू नॉट नॉर्मली डू सो, बिकॉज यहाँ पे क्या है, काफी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अगेन यहाँ पे बात आ गई काइनेटिक्स की। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी इतनी अवेलेबल होगी तो चेंज अगर हो सकता है कि क्या, आपके घर में डायमंड होगा, मम्मी के पास डायमंड का नेकलेस होगा, या जो भी होगा, जो अमीर लोग होंगे उनके घर में डायमंड की कोई भी चीज होगी, वो आप देखेंगे ओ भाई ये तो कोयला बन गया, ओ भाई ये तो खतरनाक चीज है। तो यहाँ पे अच्छा हुआ नहीं, हमारे पास जो है वो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो ये अच्छी बात है। डायमंड क्या होता है, डू नॉट बर्न आउट एंड फॉर्म प्यूरिफाइड इफ दे गेट टू हॉट, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब सर, ग्रेफाइट से डायमंड बनना बेटा पॉसिबल नहीं है थर्मोडायनेमिकली, क्योंकि कहीं ना कहीं डेल्टा जी आपका नेगेटिव आ रहा होगा। तो इसीलिए हम कोयले से डायमंड नहीं बना सकते। वेरा उसका उल्टा कर देंगे, अगर हम डायमंड को बहुत ज्यादा हीट कर देंगे तो एट अ पर्टिकुलर टाइम, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ग्रेफाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंथेटिक डायमंड। इतने प्रेशर पर ग्रेफाइट कर सकता है, तो ऑब्वियसली जो रिएक्शन हमारी वो थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल नहीं है, जब इतनी एक्सट्रीम कंडीशन लगानी पड़ रही है। डायमंड हम जितने का बनाएंगे इस रिएक्शन से, उससे ज्यादा तो हमारा ये खर्चा हो जाएगा ये कंडीशन मेंटेन रखने में। तो इस वजह से हम डायमंड ऐसे नहीं, बात हुई बकमिंस्टर फुलरेंस की, तो इलेक्ट्रिक स्पार्क जब स्टक हो जाता है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में, सूत प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या होती है, मेनली कार्बन ब्लैक होता है, जो कि क्या होता है आपका C60, जिसको बकमिंस्टर फुलरेंस बोलते हैं। और यहाँ पे इसकी बात अगर हम करें तो आप इसको बाकी रीड कर लीजिएगा, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो आई थिंक ये था हमारे पास एलोट्रोपी ऑफ कार्बन के बारे में, जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने कर ली हैं डिस्कस। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द एलोट्रोपी ऑफ फॉस्फोरस, दैट इज आई थिंक अ बिट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम व्हाइट और रेड और ब्लैक फॉस्फोरस की ही बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैं व्हाइट फॉस्फोरस की बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा यहाँ पे रेड फॉस्फोरस की, फिर मैं बात करूंगा यहाँ पर ब्लैक फॉस्फोरस की। आई होप ब्लैक कलर ब्लैक स्लाइड पर थोड़ा बहुत तो नजर आ रहा हो, बस फील देने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो आइए समझते हैं इन चीजों को। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं व्हाइट वाली की। ये आपका जो है वो क्या होता है, दिस इज आवर डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल यूनिट। स्ट्रक्चर की जो हमें बात करनी है वो इन्हीं दोनों की करनी है। बेसिकली ब्लैक की तो बहुत कम कर लिया। डिस्क्रीट टेट्राहेड्रली या टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती हैं। खतरनाक रिएक्टिव होता है, क्यों होता है आइए देखिए। ये मैं बनाता हूँ उसका स्ट्रक्चर। यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ठीक था, बट यहां तक ठीक नहीं था। ये जो बॉन्ड्स यहाँ पर बनाई गई हैं ये बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन प्रोड्यूस कर देती हैं। ये क्या करती हैं, बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकती हैं। आप देख सकते हैं लगभग थीटा आपका 60 डिग्री के आसपास। तो यहाँ पर जो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस है भाई साहब, खतरनाक रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। अगर आप इसको एटमोस्फेयर में भी ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो ये शाइन वाइन करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शाइन करने लगता है। क्यों करने लगता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दे रहा होता है। क्यों होता है ये हाईली रिएक्टिव, बिकॉज एंगल स्ट्रेन की वजह से। क्या है, एंगल स्ट्रेन। और स्ट्रेन क्यों है, क्योंकि टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होना चाहिए, अगर आपको याद हो, बेयर स्ट्रेन थ्योरी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से अप्लाई हो रही थी। टेट्राहेड्रल में एंगल होना चाहिए 109 डिग्री, 109.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, बट कितना है यहाँ पर, 60 डिग्री। तो भाई साहब एंगल स्ट्रेन तो खतरनाक है, बॉन्ड जो है वो तुड़ मुड़ हो रही होंगी, चाह रही होंगी किसी तरीके से उनको आजादी मिल सके। तो ये हो गया क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो है वो 6 फॉस्फोरस लिंकेजेस प्रेजेंट है। वेराज यहाँ पर ये बात करें भाई, ये बंदा बहुत ज्यादा चिल है, ये क्योंकि होता है क्या, पॉलीमरिक। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो फॉस्फोरस भाई को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये बंदा है पॉलीमरिक।
ये यहाँ पर इधर से, ये इधर से, बस यहाँ पे इनके बीच में एक बॉन्ड आपको देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे दूसरी फॉस्फोरस की इसी तरीके से यूनिट आ जाएगी, और यह खुशी से होगा। यहाँ पे कोई एंगल स्ट्रेन एज सच परेशानी यहाँ पर नहीं है। किसकी बात कर रहे थे हम? ब्लैक की बात करें तो ब्लैक आई होप दिख रहा होगा, ये ब्लैक लिखा हुआ है। ये ग्रेफाइट लाइक होता है, कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल। और ये दो फॉर्म में पाया जाता है, एक अल्फा ब्लैक और एक बीटा ब्लैक। बस ये इसके बारे में दो चार चीजें लिखनी है। अब थोड़ा सा अगर हम डिफरेंस देखना चाहें, तो हम व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस की बात करें, तो व्हाइट जो है वो P4 है सिर्फ, और रेड जो है वो P4 नहीं है, P4 की पावर n है, या P4 होल n। क्या होता है डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल है, एक पॉलीमरिक है, ये बात हमें पता लग गई। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? सर ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट पॉलीमरिक वाले का ज्यादा होगा, तो इसका जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो अगर इसका हाई है, किससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं? सिर्फ इससे, तो आपको इसका पता है क्या होगा, इसका लो होगा। सिंपल सी बात है। और हम क्या बात कर सकते हैं इसकी, जो है वो वैक्सी सॉलिड होता है, एक आयरन के लिए लस्टर होता है। रिएक्टिविटी की हमने बात कर ली, और यहाँ पे हाँ एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कैमील्यूमिनेसेंस। लिखता हूं मैं, कैमील्यूमिनेसेंस। हाँ, ये होता है चमकने वाली, बेसिकली ग्लो करता है इन डार्क में। जब आप इसको डार्क में देखेंगे ना, तो ये ग्लो करेगा। उसका रीजन क्या था? कहीं ना कहीं रिएक्टिविटी से ही रिलेटेड था। तो केमिल्यूमिनेसेंस शो करता है आपका व्हाइट फॉस्फोरस, क्योंकि ये भयंकर तरीके से रिएक्टिव होता है, बट ये वाला नहीं करता ऑब्वियसली। तो ये था हमारे पास एलोट्रोपी ऑफ फॉस्फोरस के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर प्रिपरेशन देखूं, तो रेड फॉस्फोरस को लिया, क्या करा? रेड फॉस्फोरस को आपने लिया और क्या करा? उसको आपने 803 केल्विन में सील्ड ट्यूब में अगर डाल दिया, तो आपको अपना प्यारा सा अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस मिलेगा। वहीं अगर बात करूं मैं व्हाइट फॉस्फोरस से, ये मेरा व्हाइट फॉस्फोरस है। इससे पहले आपने अगर व्हाइट फॉस्फोरस को पकड़ा, कितना खराब एरो बनाया है। ये है मेरा क्या? व्हाइट फॉस्फोरस। इसमें 573 केल्विन इनर्ट मीडियम है, और हीट मैंने करा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या मिल गया आपको? रेड फॉस्फोरस मिल गया। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर है 475 केल्विन, हाई प्रेशर होगा, और यहाँ पे हीट कर रहे हैं, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? बीटा या फिर ब्लैक फॉस्फोरस। तो ये आपके थोड़ी बहुत बात थी एलोट्रोपी की। तो एलोट्रोपी इज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। सवाल आने के चांस इससे बहुत ज्यादा है, तो वही है यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट करें वो वही वाले करें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में। अदरवाइज करने को तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाना सिखा सकते हो, मतलब वो कोई सिखाने की चीज है? आई डोंट एक्सपेक्ट ऑनर्स के बच्चों को मुझे ये सिखाना भी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो बहुत ज्यादा गलत बात है, गलत बात। बाकी मुझे ये उम्मीद नहीं कि ऐसा कोई होगा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कहेगा, आइनिक साइज ये सब बताओ। बाकी हाँ एक बार वो कर लेंगे उसका ब्रीफ अप एंड में, बट एंड में करेंगे। स्टार्टिंग में जो इंपॉर्टेंट चीजें ही हमें रखनी चाहिए। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नाउ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, दैट इज आवर इनर्ट पेयर इफेक्ट। सर क्या होता है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट? अगर मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में बात करूं, तो बहुत ज्यादा सिंपल है इसकी डेफिनेशन। दैट इज रिलक्टेंट, मतलब मना कर रहा है। कौन? रिलक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटल टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। जो एस ऑर्बिटल है हमारा, वो कह रहा है भाई मुझे जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना। अच्छा जी सर, तो मतलब थोड़ा समझाइए। नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी है। इससे फर्क क्या होगा सर, आप ये बताइए। हाँ बेटा, ये बात आपने बिल्कुल अच्छी पूछी कि इससे फर्क बताऊं मैं, क्या पड़ेगा। तो आप सभी को बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आती होगी। क्या होती है सर? 1s2 2s2 2p1 होती है या नहीं? बोलिए यस। सर मुझे बताइए इस वक्त, अभी इस वक्त बोरॉन कितने बॉन्ड बनाने के केपेबल है? सर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही बॉन्ड बना सकता है। अब जरा एक्साइटेड स्टेट में मुझे बताइए कितने बॉन्ड बना सकते हैं? सर इस वक्त तो सीधा पता लग रहा है यहाँ पे 3 बॉन्ड बना सकते हैं। इतनी बात क्लियर? तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से बोरॉन 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसकी कहीं ना कहीं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अगर वो बेसिकली किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के साथ बना रहा है। और यहां से अगर वो बॉन्ड बनाएगा तो किसकी क्या होगी? उसकी +1। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर, अगर जैसे बी एफ, एक BF3 ले लीजिए, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, और एक BF है खाली। BF इन द सेंस बोरॉन खाल की साली सिंगल वाली फ्लोराइड, ये ट्राइफ्लोराइड, ये बोरॉन फ्लोराइड। तो यहाँ पे +1 आप देख सकते हैं किसमें? सर यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +3 है। तो अब बात आती है यहाँ पर, जैसा कि हमारी डेफिनेशन कह रही है इनर्ट पेयर इफेक्ट के थ्रू, कि एस ऑर्बिटल जो है वो मना कर रहा है बॉन्डिंग में। सर आप देखेंगे, मुझे बताइए +3 और +1 में से कहां पर एस ऑर्बिटल या एस के इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है? सर +3 में कर रहे हैं। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? एस ऑर्बिटल जो है वो टेक पार्ट नहीं करेगा। तो अगर एस ऑर्बिटल मना कर रहा है टेक पार्ट करने की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए?
सर +1 होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आपने इतना समझ लिया ना तो अभी तक आपने काफी बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ ली है। तो इतना अगर आपको क्लियर है तो अब आप समझ चुके हैं ऑलमोस्ट क्या है। सो ये आपके, अगर मैं इसको, आइए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं, यूनिवेलेंट होते हैं, और ग्रुप 2 के डाइवेलेंट होते हैं, हमें पता है। तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना है कि जो ग्रुप 13 के वो ट्राइवेलेंट हो, जैसे कि बोरॉन के हमने केस में देखा। और होता है ऐसा भाई मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता, वो लोअर वैलेंसी दिखाते हैं, जैसे कि क्या होगी सर, अगर +1, बिल्कुल आपने सही कहा। तो यहाँ पर क्या है, देयर इज अ टेंडेंसी टू फॉर्म यूनिवेलेंट कंपाउंड ऑन डिसेंडिंग ग्रुप। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, कौन से ग्रुप में सर हम बात कर रहे हैं अभी पी ब्लॉक की, तो अगर 13 ग्रुप की बात करें, बेटा नहीं, बेटा नहीं, इसका मैं क्या बोला, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, यही है। जैसे जैसे मैं इस ग्रुप में नीचे आऊंगा, वैसे वैसे क्या लिखा हुआ है, वैसे वैसे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म यूनिवेलेंट। मतलब सर जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे +1 बनाना चाहते हैं, और अगर +1 बनाना चाहते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कब, जैसे जैसे हम नीचे आए। अच्छा, तो सर आपने ये जो बताया है, ये हो सकता है बोरॉन के लिए तो एप्लीकेबल ना हो, ये हो सकता है बोरॉन के लिए एप्लीकेबल ना हो, बट सर ये आपका जो है वो गैलियम के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, या आपको बात करें थैलियम के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। बिल्कुल बेटा आपने सही बोला, अगर यहाँ 2s2 है और यहाँ 3s2 होगा, 4s2, 5s2, तो यह क्या होगा, 6s2, 6p1। तो बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पर ये थैलियम के लिए हो सकता है एप्लीकेबल, कि ये बनेगी, ये नहीं बनेगी। क्या ये बात आपको थोड़ी सी क्लियर हुई है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, +1 चाहता है हर इंसान। विद गैलियम एंड इंडियम इनकी +1 ऑक्सीडेशन इज लेस स्टेबल देन +3। तो +1 जो है गैलियम और इंडियम की तो लेस स्टेबल होती है एज कंपेयर टू +1, ये लिखा हुआ है ना, हाँ, इज लेस स्टेबल है। हाउएवर स्टेबिलिटी क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन की इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे। तो टीएल जो है थैलियम है, उसकी +1 ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू किसी +3 की, जो हमने यहीं पर बात जो करी है वो यहीं करी है। क्या है बात समझ में? अब यहाँ पे ऐसा क्यों है कि यार ये मोनोवैलेंसी क्यों शो कर रहा है, मोनोवैलेंसी का मतलब एक वैलेंसी, +1 वैलेंसी क्यों शो कर रहा है, 3 वैलेंसी क्यों नहीं शो कर रहा। तो द पॉइंट इज दिस, कि जो एटम्स हैं इन द ग्रुप, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी की है s2p1। तो मोनोवैलेंसी क्या है, यहाँ पर जो है वो आउटर शेल शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, दैट इज एस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, एस के जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड रहे हैं। क्या यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, हाँ सर यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, ये पेयर्ड रह रहा है। तो वही हमारे पास क्या है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्डिंग में, इसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर। क्यों होता है ऐसे? अगर आपको मुझे बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने, क्या आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी? बिल्कुल देनी पड़ेगी सर, क्यों नहीं देनी पड़ेगी, एनर्जी के बगैर तो हम कर नहीं सकते हैं। तो यहीं से अब आप समझिएगा कि एनर्जी जो चाहिए आपको किसके लिए, अनपेयर करने के लिए, एक ये चीज आपको एनर्जी चाहिए। अब आप बॉन्ड, इससे बॉन्ड बनाएंगे। अब आप क्या करेंगे, जैसे मैं ला रहा हूँ Tl I3 ला रहा हूँ, मतलब 3 आयोडीन ला रहा हूँ, एक आयोडीन यहाँ, आयोडीन यहाँ, एक आयोडीन यहाँ। ये इससे बॉन्ड बनाएगा, ये इससे बॉन्ड बनाएगा, ये इससे बॉन्ड बनाएगा। क्या बॉन्ड बनाने में कोई एनर्जी रिलीज हुई? मान लीजिए बॉन्ड बनाने में एनर्जी रिलीज हुई, तो वो रिलीज हुई, मान लेते हैं -60 जूल, मान लेते हैं बॉन्ड बने तीनों, -60 जूल रिलीज हो गई। बट सर मुझे जो है अनपेयर्ड करने में चाहिए थे, मान लेते हैं +80 जूल। मुझे बताइए क्या 60 जूल एनर्जी 80 जूल के बराबर है? नो सर, 60 जूल तो कम है। माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, एनर्जी रिलीज। प्लस का साइन क्या शो कर रहा है, एनर्जी चाहिए। तो अगर मैं साइन चाहूँ तो हटा देता हूँ, तो मुझे जो है वो 60 जूल मिली। अब इस 60 जूल को मैं क्या 80 जूल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? नो सर, एनर्जी को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगर ये सर 50 होती तब हाँ बोलते कि अनपेयर्ड हो जाते, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है कि लगभग मान लेते हैं हम 80 के करीब है। तो यहीं पर ये भी लिखा हुआ है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एनर्जी इवॉल्व जब वो बॉन्ड बनेंगे, तब हमारे जो एस इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड रह जाएंगे। दिस इज द मेन रीजन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रेंथ जो है वो MX3 कंपाउंड की जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड जो है वो बेसिकली वीक होगा। तो दैट्स वाई अगर बॉन्ड वीक होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी। तो यही हमारे पास होता है बॉन्ड एनर्जी। आप देख सकते हैं क्लोराइड्स के लिए, इसके लिए कितनी दे रखी है, इनके लिए, और TlCl3 के लिए कितनी कम दे रखी है, कितना इजिली आप बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। दैट्स वाई एस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, मोस्ट लाइकली टू बी इनर्ट इन थैलियम। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है ये हमारे पास, इज नॉट द एक्सप्लेनेशन कि वाई कोवेलेंसी हो रही है, ये कोई खास डिस्क्राइब नहीं करता। मेन रीजन क्या है कि डो नॉट टेक पार्ट एनर्जी का इज द मेन रीजन। इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने एक नाम रख दिया कि ये जो हो रहा है इसको हम बोल रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एनर्जी का सीन आ गया। क्या एनर्जी का सीन आ गया कि अनपेयर्ड करने के लिए एनर्जी चाहिए, दूसरा बॉन्ड बनाने में एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर बॉन्ड बनाने वाली, जो बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी रिलीज हुई, वो क्या हुई,
कम हुई एज कम्पेयर टू अनपेयर्ड करने वाली एनर्जी, तो आपका जो है वो काम खराब हो गया। सो दैट्स वाई यूनिवेलेंट आए, आप यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक जो चीज आती है वो आती है रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह वाली, तो उसको अगर मैं समझाना चाहूँ तो उसको भी थोड़ा सा समझा लेते हैं। तो क्या होता है जैसे मैं अगर बात करूँ Tl3+ और Tl1, ये दो हैं मेरे पास, मुझे बताइए Tl3+ क्या करना चाहता है। सर ये अनस्टेबल है, ये चाहता है किसी तरीके से मुझे इसमें कन्वर्ट कर, तो क्या ये बात आपको क्लियर है? तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? सर कुछ नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इसका क्या हो रहा है सर, ये हो रहा है खुद रिड्यूस। अगर ये खुद रिड्यूस होगा तो किस तरीके से बिहेव कर सकता है? सर Tl3+ जो है वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या ये बात आप सभी को समझ आई या नहीं, बोलिए यस। सर इनर्ट पेयर इफेक्ट के थ्रू हम बोल सकते हैं Tl+3 जो है वो चाहता है कि यार मुझे Tl+1 बना दो, मेरे जो इलेक्ट्रॉन है मतलब इनकी एनर्जी एनर्जी का यार बहुत परेशानी है, मुझसे जो है एनर्जी एनर्जी नहीं हो पा रही, अनपेयर्ड करने के लिए मुझे एनर्जी नहीं मिल पा रही, मुझे जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं सुकून की जिंदगी जी लूंगा। तो उसके लिए क्या कहेगा कि यार मैं जो है चलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर जाता हूँ, किसी और को ऑक्सीडाइज कर देता हूँ, खुद रिड्यूस हो जाऊंगा, तो मजे आ जाएंगे मेरे। तो बिल्कुल उसने वही काम करा है। यहीं पर आप देख सकते हैं सेम आगे भी आपको और इसी के जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि SN2+ और लेड 2+। सिमिलरली ग्रुप 15 में ये दोनों लोग, इनकी जो है वो आप देख सकते हैं क्या क्या स्टेबिलिटी वगैरह की बात कर रखी है। SN2+ क्या एक रिड्यूसिंग एजेंट है, बट Pb2+ क्या होता है, वो स्टेबल होता है। अगर SN2+ रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या? अच्छा सेम अगर मैं बात करूं रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे हमने देखा यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लिया, तो अब रिड्यूसिंग एजेंट की मैं बात करूं किसके लिए, बोरोन प्लस ले लेते हैं। क्या बोरोन+1 स्टेबल है या बोरोन+3? सर ये तो देखिए बोरोन+3 स्टेबल। तो अगर बाई चांस आ जाए तो इसको यहाँ पर क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, खुद क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को क्या करेगा, ये रिड्यूस। तो बिहेव कैसे करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि SN2+ रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है SN2+ रिड्यूसिंग एजेंट? क्यों है? क्योंकि उसकी +4 स्टेबल है, बट लेड की क्या है, +2 स्टेबल। तो इसका मतलब क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो Pb4+ इज गोइंग टू बी आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस बात का ध्यान रखिएगा। कंपैरिजन आपसे करवा सकते हैं, तो आपको कंपैरिजन भी क्या करना है, जो नीचे वाले हैं उनकी कम वाली स्टेबल। अगर आपको कंपैरिजन आ जाए कि बताओ SN2+ की ज्यादा स्टेबल है या Pb2+, तो आप देखेंगे कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो स्टेबल है कौन सी वाली है, हमारी जो स्टेबल है वो है आपकी दिस, क्योंकि यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे और क्या है, लेट मी जस्ट चेक व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अनपेयर्ड द ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ पता है, ये आपको बस ध्यान रखना है जब भी जो भी है, जैसे ग्रुप 13 की बात करें तो +3 हमें लग रहा था होनी चाहिए, उससे 2 कम कर दीजिए तो +1 हो रही है इनर्ट पेयर इफेक्ट के थ्रू। 14 में बात करें तो +4 देखने को मिलती है, 2 कम कर दीजिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बस ये करना है। ग्रुप 15 की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन वाला है, तो उसमें +3 होती है या +5 भी देखने को मिल सकती है कहीं कहीं। तो वो क्या करेंगे आप, +3 आप उसको कर देंगे, तो ये हमारे पास होता है। और बाकी आप इसको रीड कर सकते हैं। अब बात करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप की। तो डायगोनल रिलेशनशिप हमने एस ब्लॉक में बात कर रखी है, किसकी वजह से होता है, एक तो साइज सिमिलर हो जाता है। आप जाके एस ब्लॉक वाला लेक्चर देखिएगा, लिंक विंक आपको मिल जाएगी, वरना आपके पास प्लेलिस्ट होगी, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देखिएगा एस ब्लॉक वाले में। उसमें बात करी गई है डायगोनल रिलेशनशिप की, साइज हमारे पास सिमिलर होता है या फिर चार्ज पर यूनिट एरिया एक चीज होती है वो ज्यादा काफी ज्यादा आप बोल सकते हैं वो सेम होने की वजह से एक रीजन हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये दोनों तो वैसे भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हमारे मेटलॉइड्स होते हैं, या फिर शायद सेमीकंडक्टर, चलो मेटलॉइड्स कहना ज्यादा बेटर है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये हमारे मेटलॉइड्स होते हैं। तो ये बात समझ में आई आपको? यस सर, कहीं ना कहीं समझ में आ रही होगी। अब आगे देखें तो यहाँ पे डिफरेंस अगर हम देखें, या आप बोल सकते हैं एनोमलस बिहेवियर घर के छोटे बेटे का, जो हमने इस ब्लॉक में भी पढ़ा था कि घर का जो छोटा बेटा होता है काफी ज्यादा परेशान आत्मा होता है, बहुत ज्यादा वो परेशान करता है लोगों को। तो वो क्यों करता है, क्योंकि वो घर का छोटा बेटा है, इसी वजह से। तो यहाँ पे बोरॉन अपने घर का छोटा बेटा है, तो ये परेशानी दिखाएगा। साथ साथ ही डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। तो B2O3 क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है जस्ट लाइक SiO3, जबकि इसके नीचे वाला जो Al2O3 है वो एम्फोटेरिक है, और नीचे वाले एसिडिक है। सॉरी बेसिक है। अकेला बंदा एसिडिक ऑक्साइड लेके बैठा हुआ है, सब तुम बेसिक हो एम्फोटेरिक हो, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे जो मतलब है वो उससे मतलब है कि मैं घर का छोटा बेटा हूँ, तुम सबसे मैं अलग चलूंगा, मनमानी चलाऊंगा। फिर यहाँ पे बोरिक एसिड की बात करें, जो कि क्या है, एक एसिडिक इन नेचर होता है, बट ये एम्फोटेरिक होती है, और बाकी भी हाइड्रोक्साइड आपकी जो है वो बेसिक होती है। यहाँ पे क्या होता है, बोरेट्स एंड सिमिलेट्स, जो सॉरी सिलिकेट्स होते हैं वो पॉलीमराइज हो जा सकते हैं। यहाँ पर आप और बाकी चीजें पढ़ सकते हैं। जो एल्यूमिनियम है वो कोई ऐसा कंपाउंड नहीं बनाता। एल्यूमिनियम से क्यों कंपेयर करना है, क्योंकि बोरोन के नीचे क्या है, एल्यूमिनियम है। हाइड्राइड्स इसकी बोरोन की क्या है,
काफी ज्यादा जो है वो गैशियस होती हैं, रेडिली हाइड्रोलाइज्ड होती हैं। बट एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक पॉलीमरिक सॉलिड है जो रेडिली हाइड्रोलाइज्ड हो जाती है और इनफ्लेमेबल भी है। तो यहाँ पे, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे इन कॉन्ट्रास्ट एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो पॉलीमरिक सॉलिड है, वेयर एज SiH4 गैशियस है एज लाइक BH3 और रेडिली हाइड्रोलाइज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, BF3 के अलावा जितने भी हैलाइड्स हैं, SbCl3 हो या कुछ और हो, सेम सिलिकॉन का भी बात करें क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो ये क्या है, विगोरसली हाइड्रोलाइज होते हैं, मतलब वाटर की प्रेजेंस में इनका हाइड्रोलिसिस देखने को मिलता है। एल्युमिनियम के हैलाइड्स का ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। तो दिस इज अबाउट थोड़ा बहुत पागलपंती ऑफ, क्या है इसका नाम, बोरॉन, और उसका कुछ डायगोनल रिलेशनशिप। उसका रीजन आप लिख सकते हैं, दो तीन रीजन हमने बता दिए। अब एनोमलस बिहेवियर की अगर हम बात करें, सेकंड हर फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, अगर मैं पूरे पी ब्लॉक की बात करूं, तो पूरे पी ब्लॉक में एक ही परेशानी है घर के छोटे बेटे की। सबसे पहली उसकी ये परेशानी है कि यार मेरे पास ना डी ऑर्बिटल नहीं। कैसे सर, मुझे बताइए। सेकंड पीरियड में 2D नाम की कोई चीज होती है, मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका, अब नहीं बताऊंगा भाई, मतलब कितनी बार इसको एक्सप्लेन करा होगा। केमिकल बॉन्डिंग वाला जो का फर्स्ट सेमेस्टर से हम इसको एक्सप्लेन करते हुए आ रहे हैं, तो ये दोबारा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। बाकी आपको पता ही होगा, इतना मैं बता दूं कि 2s2 होता है, 2p6 होता है, बट 2d10 नाम की कोई चीज नहीं होती। तो जो सेकंड पीरियड के हैं, उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो उनके वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता। सबसे पहली परेशानी उनकी है। दूसरा जो है उनका वो स्मॉल साइज होता है। सर स्मॉल साइज से एक बेहतरीन चीज अभी हमने देखी है। और लास्ट, उनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एंड आयनाइजेशन एनर्जी। स्मॉल साइज से एक बात ध्यान रखिएगा। मुझे बताइए, अगर साइज छोटा है, किसी दो एटम का साइज होता है, तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा या वीक? सर स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि जो है पास पास होंगे। पास पास होंगे तो जो है जितनी क्लोजनेस होगी उतना ज्यादा हमारे पास स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। तो इसी वजह से ये लोग जो आपके फर्स्ट वाले दिख रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की स्पेसिफिकली बात करूं, दे कैन इजीली फॉर्म दे कैन इजीली फॉर्म पाई बॉन्ड। तो इजीली पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इनमें देखने को मिलती है। यहीं से एक बेहतरीन कंसेप्ट निकल के आता है कि O2 आपको जो है, या O2 से बेटर मैं बात करूं, नाइट्रोजन दिखती है, P2 नहीं दिखती। या फिर नाइट्रोजन में पाई बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं होते। ऐसा क्यों? साइज की वजह से। इसमें क्या आप एक्सप्लेन करेंगे कि छोटा साइज है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, या फिर ओवरलैपिंग बेहतरीन होगी। एक तो सबसे पहले मुझे बताइए, पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है या स्ट्रॉन्ग? सर पाई बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होता है सिग्मा से, बिल्कुल मान लिया। अब अगर पाई बॉन्ड बन रहा है, वो पहले से ही वीक बन रहा है और दो बड़े एटम्स के बीच में बन रहा है, तो भाई ओवरलैपिंग और ज्यादा कम होगी ना। जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं कोशिश करूं, एक ये दो पाई ऑर्बिटल्स बना दिया है और दो ये बना दिया, तो इनके जो बीच की ओवरलैपिंग है वो काफी अच्छी नहीं होती, इनके बीच की ओवरलैपिंग बढ़िया होगी। ये ओवरलैपिंग गुड होती है थोड़ी, और ये ओवरलैपिंग इतनी वीक बोल सकते हैं। हम्म, क्योंकि बड़े बड़े हैं तो आपस में कंधे में हाथ रखने में थोड़ी परेशानी होती है ना। मोटे लोगों को तो आप समझ सकते हैं, पतले पतले लोग हैं, आराम से जो है वो कंधे पे हाथ रख के चल सकते हैं, ये नहीं चल सकते। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये एनोमलस बिहेवियर के ये ही दो तीन चार रीजन होते हैं, इन्हीं पे आपको घुमा घुमा के हो सकता है पूछ लिया जाए, तो ये रीजन है। बाकी जो अगर जेडीली में एक चीज दे रखी थी, वो ऑक्सीजन के बारे में दे रखी थी, कि अगर ऑक्सीजन का थोड़ा सा अलग से दिख रखा है कि ये क्यों है अलग अपने रेस्ट ऑफ द ग्रुप से, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे की बात कर ली, तो मोर आयनिक, अच्छा आप वहां पे ये भी ऐड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कंपाउंड वो आयनिक भी बना सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी आप बात कर सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में। बट यहाँ पे एक चीज आपको रिसेंटली मिली है कि वीक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं सल्फर में, ये भी मिलते हैं। क्या यहाँ पर हाइयर वैलेंसी नहीं देखने को मिलती? क्यों? क्योंकि सर, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब चार ही बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि S और P ही है इनके पास, और इनके पास क्या नहीं है, डी इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये डी ऑर्बिटल का पार्ट नहीं कर सकते। बाकी जो लोग हैं वो जो है वो 6 बॉन्ड बना सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को आप समझिए 6 बॉन्ड बना सकते हैं बाय यूजिंग डी ऑर्बिटल। ये पी पाई ऑर्बिटल्स का यूज कर सकते हैं टू फॉर्म डबल बॉन्ड, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल है। अदर एलिमेंट जो है वो बना सकते हैं डबल बॉन्ड, बट क्या है, वो वीक है, क्योंकि एटॉमिक जो है वो नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो जो जो हमने बात करी है, वो को इन्होंने किस तरीके से घुमा के लिखा है पैराग्राफ की फॉर्म में, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आपसे कोई भी सवाल है घुमा के लिख दीजिएगा। और यहाँ पे बल्कि आप ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो बेकार होगी, साइज छोटा है, इसकी वजह से एटॉमिक नंबर ही लिखा है यहाँ, तो इन्होंने आप लिख दीजिएगा साइज जो है वो छोटा है। और आप क्या बता सकते हैं, आप बाकी जो चीजें हमने डिस्कस करी वो सब बता सकते हैं। तो ये थे हमारे अभी तक का इंपॉर्टेंट पार्ट, केमिस्ट्री है ना, हाँ केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें अभी तक वो हमने देखी है। अब जो बचा है वो मतलब बहुत बेसिक बेसिक है, पता नहीं सवाल उस पर आता भी होगा या नहीं, एक आध चीज पे आता होगा तो आता होगा, वरना अभी तक का जो है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट था, तो वो हमने कवर कर लिया है। तो अब
अब जो है थोड़ा बच्चों वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ज्यादा आसान है, जल्दी से इसको निपटाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी होती है NS2 NP1 से लेके 6 तक, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से हमारे शेल का वो बंदा है, कौन से ग्रुप का बंदा है, मतलब कौन से ग्रुप का या कौन से पीरियड का हमारे पास जो एलिमेंट है उस पर डिपेंड करता है। इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। नेक्स्ट हमारी जो होती है वो आती है एटॉमिक और आयनिक साइज। हमें पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। डाउन क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। बट एक चीज याद रखिएगा जो शायद आपके काम भी आ सकती है, ये वाली। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो साइज जो है वो इंक्रीज होता है, मतलब जो है हमारे पास ये ऑर्डर है। बट जैसे ही मैं फर्दर नीचे जाता हूँ, क्या होना चाहिए था, गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए था, किससे, एल्युमिनियम से। बट ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है कि एल्युमिनियम गैलियम से भी ज्यादा बड़ा होता है। एल्युमिनियम गैलियम से भी ज्यादा बड़ा होता है, देन फर्दर इंडियम एंड देन हमारे पास थैलियम। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको अगर मैं बताऊं तो बैंगन, आलू, गाजर, यहीं से जो है आपकी जो है वो 3D सीरीज शुरू हो रही होती है। बेसिकली यहाँ पे जिंक होता है ना, इसके बाद हाँ यहाँ जिंक होता है। इससे पहले हमारे पास बाकी ये जो है पूरे डी ब्लॉक होता है। तो जस्ट डी के बाद प्रेजेंट होता है। तो गैलियम जो है वो हमारे पास स्मॉलर क्यों है, उसका रीजन अगर मैं बताना चाहूँ वो ये है कि गैलियम जो है, दिस प्रेजेंट इज प्रेजेंट आफ्टर डी ब्लॉक एलिमेंट, आफ्टर डी ब्लॉक एलिमेंट। तो देयरफॉर इसका क्या होगा, वीक होगा, क्या, शील्डिंग इफेक्ट। इसका हमारे पास होगा वीक शील्डिंग इफेक्ट। देयरफॉर हमारे पास जेड स्टार क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ तेजी से खींचेगा, कौन, न्यूक्लियस, किसके, गैलियम वालों को। तो अगर खींचेगा तो मतलब क्लोज आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑर्डर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह जाता है। देन बात करें मेटेलिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, तो हमें पता है मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, सर इंक्रीज, हाँ इंक्रीज होता है। और अक्रॉस अ पीरियड सर डिक्रीज होता है। बस सिंपल सी बात है हमारे पास, तो इसकी भी ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, तो इसमें आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। इसकी हो सकता है डेफिनेशन आ जाए कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, वैसे आपने पीरियोडिक टेबल था हमारा उसमें फर्स्ट, उसमें पीरियोडिक टेबल वाला कोई था, बताइएगा मुझे, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी की आई थिंक डेफिनेशन पढ़ी है हमने। तो उसमें ये था अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। कोई भी एक एटम है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, उसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, इस इलेक्ट्रॉन के को निकालने के लिए मुझे जितनी भी एनर्जी देनी पड़ेगी है, दैट इज माई आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, हम उसको बोल देते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई हमारे पास। नाउ इसमें क्या देखना है, हमें पता है ये क्या होती है, बेसिकली साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि आयनाइजेशन एनर्जी बताइए गैलियम की ज्यादा है या एल्यूमिनियम की, और आई थिंक ये प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है। तो हमें पता है साइज किसका बड़ा है, सर साइज आपने जस्ट पीछे ही ऑर्डर बताया था कि एल्यूमिनियम का बड़ा है। तो एल्यूमिनियम का अगर साइज बड़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो गैलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आप बता दिएगा ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, पूरा आप लिख दिएगा जेड इफेक्टिव वाला कंसेप्ट, कि हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ज्यादा हो जाता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में लिख दिएगा, पुअर शील्डिंग लिख दीजिएगा। ये सारी चीजें आप अगर लिख देंगे, ऐसे कीवर्ड्स आपके आंसर में मेंशन होंगे, तो एग्जामिनर आपको खुश होकर पूरे नंबर ही देंगे। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, सिंपल से हमें पता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जब हम एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे। ये एक एटम में, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाला, ये बन गया ए नेगेटिव। क्या है, ये न्यूट्रल है, आइसोलेटेड है, गैसियस एटम है। इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाला और जैसे ही मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, जो भी एनर्जी रिलीज हुई, जो भी एनर्जी हमारी रिलीज हुई, दैट इज माई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। इसका ऑर्डर भी सेम हमारे पास देखा जाता है, बट ये ध्यान रखिएगा फ्लोरीन और क्लोरीन, इसमें एक्सेप्शन है, क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा होता है, साइज का फैक्टर होता है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में भी सेम है और सल्फर और ऑक्सीजन में भी सेम है। इसका आप लोग मुझे एक बार चेक करके प्लीज बताइएगा, क्या ये ऑर्डर है इनकी क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का या नहीं। अगर ये तो मतलब वेल एंड गुड, बट अदरवाइज एक बार जरूर कमेंट करके अपने नोट्स वगैरह में चेक करके बताइएगा कि फॉस्फोरस की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, या सिर्फ और सिर्फ ये इसी में ट्रेंड है। ये थोड़ा सा मतलब धुंधला धुंधला सा याद नहीं आ पा रहा है, तो इसीलिए मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क हो गया, मतलब कुछ कुछ सब आपके लिए भी छोड़ा जाए। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कोई बाकी जनरली ऑर्डर वही रहता है कि डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज, डिक्रीज बोला था, हाँ डिक्रीज होती है, साइज बढ़ता है तो डिक्रीज होगी। ठीक है सर।
नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमें पता ही है, सभी कुछ पता है, जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बाकी अगर हम बात करें तो एक मैं बस फर्स्ट 13th वाले के लिखा दूं, तो बोरॉन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन थैलियम आता है, देन इंडियम, देन गैलियम एंड देन एल्यूमिनियम। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमारा क्या होना चाहिए था, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है सर, डाउन द ग्रुप होती है डिक्रीज, डिक्रीज ही बोले हैं ना, हाँ डिक्रीज होती है। बट सर यहाँ तो उल्टा है। क्या उल्टा है कि एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा, तो इसको आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि एल्यूमिनियम एक बहुत ही बढ़िया मेटल आता है, तो एक अच्छा मेटल है, तो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम ही होती। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कैटिनेशन, इसकी मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट। आपको पता है वैसे तो हमने सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो हमने कर लिए, ये छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, इन पे टाइम नहीं देना। सवाल भी कम आते हैं यार इन पे, तो मतलब टाइम देने से क्या फायदा, मतलब मैं टाइम पास थोड़ी करना है कि अपना वो चार्ज बढ़ा लो, टाइम बढ़ा दो, नहीं भाई, सामने वाले की भी टाइम की रिस्पेक्ट करनी है। जितना टाइम जो चीज टॉपिक को चाहिए उतनी उस टॉपिक को रिस्पेक्ट देनी है, उतना टाइम देना है। जिन टॉपिक्स को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देनी, रिस्पेक्ट इन द सेंस कि भाई डीयू का क्या मन है और क्या वो इंपॉर्टेंट है, द आंसर इज नो। तो इंपॉर्टेंट नहीं है तो मतलब हम ज्यादा क्यों टाइम वेस्ट करें, मतलब अगर आपको हाँ पीएचडी वगैरह जो लोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल भाई आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए, बट अभी हमारा जो टारगेट है वो डीयू एग्जाम से ही रिलेटेड है, एंड आई एम श्योर कि मैक्सिमम बच्चे उसी वजह से यहाँ पर आए हुए हैं। और वैसे भी ये कोई मतलब हार्ड टॉपिक नहीं है, जो ये बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मिनट में मैंने बता दिए, तो मतलब कोई इंसान अगर 30 मिनट में इनको पढ़ लेगा तो फुल डिटेल में आ जाएंगे, बाकी सबको डेफिनेशन वगैरह होती है, बस ऑर्डर वगैरह याद करने होंगे। तो ये है हमारे पास, इसी वजह से इंपॉर्टेंस हमें थोड़ी देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पर आते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन थ्रू सेल्फ लिंकिंग, दिस इज कॉल्ड एज कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग। ये डेफिनेशन मुझे मेरे सर ने बताई थी जब मैं क्लास 10th पे था, कार्बोनेट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में। अभी तक मैं यही डेफिनेशन सबको बताता हूँ, बढ़िया डेफिनेशन लगी थी, मतलब ये तब से मुझे अभी तक याद है, क्लास 10th से। कार्बोनेट्स कंपाउंड की डेफिनेशन थी, कार्बन के लिए होते हैं। अच्छा क्या हुआ, जैसे कार्बन है भाई, कार्बन कार्बन के साथ बहुत लंबी लंबी चेन बना सकता है, आप सभी को पता होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, तो कार्बन के पास सबसे बढ़िया एबिलिटी है कैटिनेशन की, कि वो अपने सिंगल सिंगल बॉन्ड से बना सकते हैं। क्योंकि एक और इसका रीजन आप ये बता सकते हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि कार्बन का साइज क्या है, छोटा है, अगर साइज छोटा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी काफी ज्यादा होगी। तो ये चीजें थी हमारे पास इसमें, आई डोंट थिंक अब हमें आगे बातचीत ज्यादा करनी चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक तो शुरू किया लगभग शायद 40 मिनट के अंदर निपटाया है, बाकी के 10 मिनट मतलब ऐसे ही आप देख लीजिएगा जल्दी जल्दी करके, बेसिक बेसिक बातें हैं, लेस इंपॉर्टेंट हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, तो इसको भी निपटा दिया है, बस अब लास्ट बचा है हमारे पास जो है वो कौन सा, कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक, उसको निपटाते ही इनऑर्गेनिक आपकी कंप्लीट कर देते हैं, देन चलते हैं फिजिकल और ऑर्गेनिक की तरफ, क्योंकि आई थिंक इनऑर्गेनिक की ज्यादा जरूरत लग रही है, तो दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग पहले इनऑर्गेनिक एज कम्पेयर टू फिजिकल। बाकी अगर उसकी नीड है तो वो भी यार जल्द से जल्द कमेंट में बता दीजिएगा कि मुझे इसकी नीड है, इसकी नीड है, ये पहले करनी चाहिए। तो इनऑर्गेनिक थोड़ी सी स्पीड के साथ कर रहे हैं, ये करके निपटा के फिजिकल निपटाएंगे, फिर ऑर्गेनिक का एक वो जो होता है फिनॉल वाला वो निपटाएंगे, पूरे वन शॉट्स को रख के साइड में कर देंगे, फिर आप आराम से कुछ दिनों तक देखिएगा, रिवाइज करते रहिएगा चीजें। मैं भी अपने वगैरह एग्जाम एग्जाम थोड़े दे लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, मतलब फिर पीवाईक्यूज वगैरह रिकॉर्ड करूंगा, एंड देन क्या करेंगे फिर बढ़िया से यार आगे की देखेंगे, क्या एग्जाम एग्जाम आएंगे फिर बढ़िया से नंबर लेके आएंगे। और बस यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बस यही मेरा रहता है कि जितने ज्यादा बच्चे देखें ना वीडियोस को, अब मैं जब बना रहा हूँ तो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन हो उसका, मतलब लिमिटेड बच्चों तक ना रहे। आप अगर कॉलेज में हैं यार तो एक बार ग्रुप, कॉलेज ग्रुप में भेजिए, मतलब जरूर भेजिए, एक बार अनऑफिशियल ग्रुप में जरूर वीडियोस को भेजिए कि यार यू ऑल गाइस कैन सी, जो भी आपके दोस्त हैं उन सबको भेजिए, वो मत रखिए कि यार मतलब मैं ही देखूंगा वीडियो, सबको भेजिए। तो आप एक वो भी समझ रहे होंगे कि यार सभी जितने ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए, तभी ज्यादा से ज्यादा मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वीडियोस को देख पा रहे हैं। क्योंकि और फिर और ज्यादा फीडबैक्स मिलेंगे, और ज्यादा कंटेंट अच्छा होगा, आगे के सेमेस्टर में आपका ही फायदा होगा। और हो भी सकता है कि अगर ज्यादा रिस्पॉन्स ना हो तो फिर मैं नेक्स्ट सेमेस्टर से ना बनाऊं वीडियोस, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, वो डिपेंड सब कुछ करता है रिस्पॉन्सेस पर फ्रॉम ऑडियंस। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।